आप अपना माइक, यस मैम। सामर्थ्य अपना माइक म्यूट करो। चलिए चलिए, जॉइन हैंड्स, क्लोज योर आइज एंड स्टार्ट ओंकार। चलिए हम शुरू करेंगे क्लास। साईराम रिदम। चलिए अब ये मैसेज भेजना बंद करिए। ओके, हम उस दिन हम पढ़ रहे थे, कौन सा पाठ पढ़ रहे थे? षष्ठः पाठः। उसमें से हमने समुद्र तट, समुद्र तटः, समुद्र तट, उसकी समुद्र हमने तटः। आधी मैम एक्सरसाइज समुद्र कर ली थी। यदि एक बच्चा भी बोलेगा तो भी मैं समझ सकती हूँ। सारे बच्चे वही बात रिपीट करेंगे। रिपीट करने की जगह पर जहाँ पर क्वेश्चन होगा, हाँ बोलिए मैम। मैम वो समुद्र तट, तट में शब्द अर्थ के बाद एक उच्चारण कर ये वाला आया था ना, वो मुझको समझ में नहीं आया मैम। उच्चारण का होता है, वो कठिन शब्द होते हैं, उनको बोलना सीखो, है ना, बोलना पढ़ना सीखो। उच्चारण मतलब होता है उसे प्रोनाउंस करो, ठीक है ना, प्रोनाउंसिएशन पे वाली बात है। मैम उसके अब नीचे हम वाला। सारे क्वेश्चंस आपको कॉपी में करना है। ओके मैम। मैम कौन से करना है? जो भी आपको यहाँ पर डिस्कस होगा वो सब करने हैं। और ये आपको ओके मैम। वहां पर आपको आपके हाथ में पेन और वो सब रहना चाहिए कि जो भी डिस्कशन होता जा रहा है सारे क्वेश्चन आंसर्स कॉपी में करना है। मेरी चलिए अब बंद कर लीजिए अपना माइक। चलिए ओके मैम। हम आगे का निकाल रहे हैं एक्सरसाइज। पहले हम एक्सरसाइज करेंगे, ओके, और एक्सरसाइज करने के बाद फिर हम करेंगे थोड़े से आज कारक पढ़ेंगे, क्योंकि इस लेसन तक समुद्र तटः पाठ तक हमारे पास आ गए हैं। लेसन प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति और चतुर्थी विभक्ति, ये हमारे पास आ चुके हैं। सामर्थ्य आप अपना माइक म्यूट करो। अच्छा, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस मैम, थोड़ा जूम कर दीजिए। यस मैम। हाँ, अभी हम उसको मैम जूम कर जूम, देंगे। मैम थोड़ा जूम कर दीजिए। अभी कर देती हूँ जूम। अरे कर देती हूँ, बोल तो दिया, सुनते नहीं। साईराम, एक बच्चे ने मुझे बोला कि जूम कर दीजिए, मैं बोल रही हूँ कर दूंगी, लेकिन फिर सभी रिपीट कर रहे हैं उसी बात को। आप लोग मतलब सुनते नहीं है टीचर्स को। आधा समय तो आप लोग इसी में करते हैं। चलिए यहाँ तक हमारा हो गया था, फर्स्ट लेसन तक हमारा हो गया था। और अब दिख रहा है? अब अच्छे से दिख रहा है? यस यस मैम, मैम। यस मैम। ओके ओके। चलिए, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने उसे डिस्कस कर लिया था। सेकंड क्वेश्चन, सॉरी, इसमें क्वेश्चन आंसर्स थे। अब ये थर्ड है, आप लोगों को ही आंसर देना है। और आंसर देने की कंडीशन हमने आप लोगों को बताई है कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि केवल एक ही बच्चा आंसर करेगा। आंसर सारे बच्चे कर सकते हैं, लेकिन एक बच्चा एक बार ही बोलेगा, क्योंकि मुझे आवाज समझ आती है। एक बच्चा 10 बार बोलेगा तो ये नहीं होगा कि हाँ, मुझे समझ आ जाता है कि किस बच्चे ने आंसर दे दिया है। चलिए,
पहला प्रश्न है, कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम भवति, क्या आएगा? संगमः संगमः ओके संगमः ओके, संगम, संगमः। चलिए, भारत देशः इति कथ्यते। प्रायद्वीपः प्रायद्वीप गुड गुड गुड, हाँ प्रायद्वीप, गुड, वेरी गुड। देखो मुझे लास्ट की आवाज में बता सकती हूँ किसकी थी? एंजल की थी, एंजल की थी ना? एंजल लास्ट में आपने बोला था ना? हाँ नो मैम, मैंने नहीं बोला था। तो किसने बोला था लास्ट में? प्रायद्वीप? नहीं मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बोला क्यों, बल्कि मैं ये बता रही हूँ कि हाँ मैं समझ गई कि किसी ने बोला, ऐसा नहीं है कि, ठीक है चलिए, मैं बोलने के लिए मना नहीं कर रही हूँ आप लोगों को। जनः समुद्र तटः आगच्छति, पर्यटनाय हाँ पर्यटनाय, पर्यटनाय आगच्छति, समुद्र के किनारे घूमने के लिए आते हैं। बालेभ्य रोचते, क्रीडा बच्चों को सागर क्रीड़ा, क्रीड़ा रोचते माने खेल अच्छा लगता है उनको। भारतस्य पूर्व दिशायाम अस्ति, बंगोपसागर इसका उच्चारण होता है बंगोपसागर, बंगोपसागर, बंगोपसागर। ओके चलिए आगे हम पहुंच रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ से शुरू करते हैं इसको। समुद्र तट, इसका मतलब यथा योग्य योजितम माने जोड़ी मिलाने वाला है ये, ठीक है, जोड़ी मिलाने वाला है। समुद्र तट किसके लिए होता है? पर्यटनाय पर्यटनाय माने घूमने के लिए। क्रीडनकम खिलौने, खेलनाय खेलनाय। दुग्धम दूध, पोषणाय पोषणाय पोषण के लिए। दीपकः प्रकाशाय, प्रकाश के लिए, दीपक प्रकाश के लिए होता है। विद्या ज्ञान के लिए, ठीक है, के लिए मतलब जिसके लिए होता है चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। अब हम आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न है, जैसे तृतीया विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूर्यत। अब हम आपसे तृतीया विभक्ति पहले पूछेंगे। जैसे बालक है, बालक का प्रथम व्यक्ति होता है, कौन बताएगा बालक का प्रथम व्यक्ति? बालिका शिशुः अच्छा कोई एक बच्चा मुझे एक वचन दे। एक मिनट एक मिनट, पहले पूरा मेरी बात सुनो, पहले पूरी मेरी बात सुनो तब आंसर करना। प्रथमा विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, पुल्लिंग मुझे कौन बताएगा? प्रथमा विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, कौन सा रूप बनता है पुल्लिंग में? आकारांत पुल्लिंग कौन सा रूप बनता है? कोई भी एक शब्द, किसी एक शब्द के साथ में मुझे बताएंगे, बताइए। हाँ आयुषजन, हाँ आयुष जन बताइए, चलिए। बालकः, बालकौ, बालका, बालकाः, हाँ तो पुल्लिंग बालकौ, बालकाः, बालकौ, बालकाः, ये हमारी प्रथमा विभक्ति हो गई, ठीक है। अब हम आते हैं द्वितीय विभक्ति पुल्लिंग, कौन बताएगा? द्वितीय विभक्ति पुल्लिंग कौन बताएगा? मैम अनुष्का। हाँ अनुष्का बोलिए, अनुष्का बोलिए। सूर्यौ, सूर्यान। हाँ सूर्यम, सूर्यौ, सूर्यान, गुड, वेरी गुड। चलिए ये द्वितीय विभक्ति हो गई। चलिए तृतीय विभक्ति कोई बताएगा? पुल्लिंग तृतीय विभक्ति। मैम हाँ बालकेन बालकाभ्याम बालकेह कई, बालक, बालकेन बालकाभ्याम बालकई, ओके, ये तृतीय विभक्ति है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, तो यहाँ क्या है, हमने पुल्लिंग शब्द देखा। पुल्लिंग तृतीय विभक्ति क्या रूप बनता है? बालकेन बालकाभ्याम बालकई। चलिए और चतुर्थी विभक्ति क्या रूप बनेगा? पुल्लिंग मैम गौरी मिश्रा। नहीं, इसके अलावा आरुष नहीं, अभी नहीं, और बच्चों को भी चांस मिलना चाहिए। चलिए बताइए, कोई और बच्चा भी बता पाएगा? मैम अनुष्का। नहीं नहीं,
दूसरे बच्चे मैम साईराम। देवांश हाँ देवांश बताइए। चलिए चतुर्थी विभक्ति बताइए। पुल्लिंग चतुर्थी विभक्ति क्या रूप बनेगी? पुष्पाय पुष्पाभ्याम पुष्पेभ्यः। गुड। पुष्पाय पुष्पाभ्याम पुष्पेभ्य। माने अभी तक आपका जो ये पाठ है समुद्र तटः, यहाँ तक हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। तो तृतीय विभक्ति क्या है? बालकेन बालकाभ्याम बालकई, और चतुर्थी व्यक्ति है बालकाएं बालकाभ्याम बालकेभ्य। ये तो हमारा पुल्लिंग हो गया। ओके, अब हम शुरू करेंगे स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन द्विवचन बहुवचन कौन बताएगा? स्त्रीलिंग शब्द हमने ये भी करवाया है आप लोगों को, बताइए कौन बताएगा? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, सॉरी स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन द्विवचन और बहुवचन, हम चारों विभक्तियां जानना चाहते हैं। साईराम, किसी को नहीं आती? भाई हम विभक्ति पढ़ेंगे, कारक पढ़ेंगे, तो हमें सबसे पहले शब्द रूप याद होना चाहिए। शब्द रूप याद होना चाहिए। हाँ, कोई बोलना चाहेगा? मैं बताऊं? कौन? यस मैम, देवांश। हाँ देवांश। प्रथमा विभक्ति, देवांश हाँ प्रथमा विभक्ति एक वचन द्विवचन बहुवचन बताइए। बालिका बालिके बालिकाः। हाँ एक मिनट, एक ही एक 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 मिनट, एक मिनट। देवांश सिर्फ एक वचन, बस एक प्रथमा व्यक्ति बताओ। बालिका बालिके बालिकाः, बालिके बालिकाः। बस। देवांशी साहू, आप मुझे सुन रही हैं? देवांशी साहू, देवांशी साहू, आप मुझे सुन रही हैं? क्लास में है क्या देवांशी? नो मैम, नहीं है। मैम नहीं है। ओके, अक्षत, अक्षत है क्लास में? अक्षत Yes, आप ma'am. मुझे सुन? अक्षत Yes, द्वितीय ma'am, विभक्ति अक्षत बता, है। द्वितीय विभक्ति बता सकते हैं आप अक्षत? नो मैम। ओके, और कौन सा बच्चा है जो द्वितीय विभक्ति बता पाएगा? प्रथमा व्यक्ति देवांश द्विवेदी ने बताई, बालिका बालिके बालिका। मैम गौरिक मिश्रा। ओके, गौरिक सुनाइए द्वितीय विभक्ति। बालकम बालकौ बालकान। अरे बेटा, ये तो आपने पुल्लिंग सुना रहे हैं, हम तो स्त्रीलिंग मैम बोल रहे हैं। अनुष्का। अनुष्का बताओ, अनुष्का बताओ। बालकाम बालके बालकः। हाँ बालिका, हाँ बालिका नहीं, बालिका हाँ मात्रा है। तो देखिए, बालिका। बालिकाम बालिके बालिका, इसकी प्रथमा और द्वितीय में सिर्फ एक वचन बदलता है, द्विवचन और बहुवचन सेम रहते हैं प्रथमा और द्वितीय व्यक्ति में स्त्रीलिंग में। जैसे प्रथमा व्यक्ति थी बालिका बालिके बालिका, द्वितीय व्यक्ति थी बालिकाम बालिके बालिका। अच्छा, तृतीय व्यक्ति कोई बताएगा मुझे? मैम गौरिक मिश्रा। गौरिक बताओ, लेकिन स्त्रीलिंग बताना है, स्त्रीलिंग तृतीय व्यक्ति। ओके, बोलिए। बालिकया बालिकाभ्याम बालिकाभ्यः। काभी, गुड, वेरी गुड। बालिकया बालिकाभ्याम बालिकाभी, गुड। चतुर्थी व्यक्ति कोई बताएगा इसकी? मैम मैं बताऊं? देवांश। बोलो देवांश। मतलब स्त्रीलिंग चतुर्थी व्यक्ति बताइए आप। बालिकाई बालिकाभ्याम बालिकाभ्यः। हाँ, बालिका यही, बालिका ही नहीं, बालिका यही, बालिका यही बालिकाभ्याम बालिकाभ्य। चलिए, ओके। अब आते हैं हम नपुंसकलिंग पर। नपुंसकलिंग बहुत सरल है, क्योंकि नपुंसकलिंग प्रथमा द्वितीय व्यक्ति समान रहते हैं, और तृतीया से सप्तमी तक संबोधन तक पुल्लिंग के समान चलती हैं इनकी विभक्तियां। ठीक है, तो कौन बताना चाहेगा? मैम गौरिक मिश्रा। चलिए, मैम आयुष जैन। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। द्वितीय व्यक्ति बताओ आरुष। आरुष, द्वितीय व्यक्ति। मैम फलम। मैम फलम फलौ फलान।
फलम फलौ नहीं होगा, फले फलानी। प्रथमा और द्वितीय विभक्ति समान रहते हैं, जैसे पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, फलम फले फलानी, ये तो समान रहते हैं। तृतीय विभक्ति से पुल्लिंग के समान चलता है। कौन बताएगा तृतीय विभक्ति? मैम मैं बताऊं देवांश? हाँ बोलो देवांश। मैम का पुष्पेण पुष्पाभ्याम पुष्पैः। हाँ, पुष्पेन पुष्पाभ्याम पुष्पै। ओके, चलिए अनुष्का आप चतुर्थी विभक्ति बता दो फटाफट से। यस मैम। हाँ हरे हरे हरिभ्याम हरिभ्य। नहीं बेटा, हरि हरि तो हरि के लास्ट में क्या आ रहा है? ई आ रहा है, इकारांत, और हरि पुल्लिंग शब्द है, ठीक है ना? मैम गौरिक मिश्रा। हरि पुल्लिंग शब्द है। मैम मैं बताऊं क्वेश्चन? हाँ बोलो। मैम फलाए फलाभ्याम फलेभ्य। हाँ, फलाए फलाभ्याम फले, क्योंकि हरि शब्द है पुल्लिंग शब्द है, हरि पुल्लिंग शब्द है और हरि इकारांत है, आकारांत नहीं है। अभी तक हम लोग अकारांत पढ़ रहे हैं, इकारांत पर नहीं आए। ओके, तो अब हमारे पास हो गया, समझ में आ गया? अब हमारे पास तृतीय और चतुर्थी विभक्ति पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग आ गए हैं, ठीक है? अब हम शुरू करते हैं तृतीया विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूर्यत। अच्छा, अभी भी किसी बच्चे को डाउट है क्या तृतीय और चतुर्थी विभक्ति में? और दूसरे बच्चों? चतुर्थी विभक्ति अभी समझ नहीं आई मुझे। नपुंसकलिंग चतुर्थी विभक्ति में मैम मुझे तृतीय और चतुर्थी विभक्ति में नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग समझ नहीं आया। देखिए, अब हम चारों विभक्ति आपको समझाते हैं। सबसे पहले पुल्लिंग। पुल्लिंग में मैं बालक शब्द लेती हूँ। बालक, प्रथमा विभक्ति बालकः बालकौ बालकाः। द्वितीय विभक्ति बालकं बालकौ बालकान्। तृतीय विभक्ति बालकेन बालिकाभ्याम बालकाभ्याम बालिके बालकै। चतुर्थी विभक्ति बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य, ठीक है? यह हो गई पुल्लिंग। अब आते हैं हम स्त्रीलिंग पर। बालिका बालिके बालिकाः। द्वितीय विभक्ति बालिकां बालिके बालिकाः। तृतीय विभक्ति बालिकया बालिकया बालिकाभ्याम बालिकाभि, रूप बनता है। चतुर्थी विभक्ति में बालिकायै बालिकाभ्याम बालिकाभ्य, ये हमारा स्त्रीलिंग रूप है। अब आता है हमारा नपुंसकलिंग। फलम फले फलानी प्रथमा विभक्ति, फलम फले फलानी द्वितीय विभक्ति, फलेन फलाभ्याम फलैन, ये तृतीय विभक्ति, फलाय फलाभ्याम फलेभ्य, ये चतुर्थी विभक्ति। ये इसके रूप ऐसे बनते हैं। शायद मैंने आप लोगों को लिखवाए हैं, लेकिन आप लोगों ने पलटकर उनको देखा नहीं है, ठीक है? चलिए, अब हम यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, ठीक है? तृतीय विभक्ति रूप प्रयोगे रिक्त स्थानानि पूर्यत। जैसे व्योम सह गच्छति, सह के साथ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जब भी सह माने होता है साथ। वैसे हिंदी में अर्थ हम जब देखते हैं तो जैसे व्योम मित्र के साथ जाता है, के आ रहा है तो मतलब सब षष्ठी विभक्ति, लेकिन यहाँ पर सह अव्यय का प्रयोग हो जाने से, यहाँ पर ये सह अव्यय का प्रयोग होने के कारण से हम क्या देख रहे हैं इसको, इसमें जिसके साथ भी हम जाते हैं उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। सह, साकम और सार्धम, ये तीनों जो शब्द हैं इनका अर्थ होता है साथ। सह, साकम, सार्धम। तो जिसके साथ भी हम जाते हैं, जिसके साथ भी हम काम करते हैं, जो भी हम करते हैं उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे व्योमः सह गच्छति, तो मित्र में तृतीय विभक्ति लग गई मित्रेण। ओके, चलिए अब हम आपसे पूछेंगे ये सब बातें, क्योंकि अब आपको बताना है कि यहाँ पर सब में प्रथमा विभक्ति लगानी है। ओके, यहाँ पर लास्ट में बस मैं बताती जाऊंगी,
कि सॉरी तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना और एक वचन करना है, ठीक है। चलिए कहाँ पर करेंगे हम वो बता देंगे कि बहुवचन प्रयोग करना है। बालकाः सह पठन्ति, बालिका में तृतीय विभक्ति लगाइए, बहुवचन कौन सा रूप बनेगा? बालिका 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 भी। बालिका बालिका भी हाँ बालिका भी हाँ। तो बालकाः बालिका भी सह पठन्ति, ओके। इसमें बालिका शब्द में तृतीय विभक्ति बहुवचन लग जाएगा, बालिका भी, ओके। चलिए तड़ागः विभाति, कमल में भी हम बहुवचन प्रयोग करेंगे, कमल में बहुवचन लगाइए। कमलई। कमलहि, गुड, वेरी गुड, कमलहि, कमलई। हाँ कमलहि, ओके। चलिए अहम अपि खेलामि, कंदुक में एक वचन लगेगा, कंदुकेन। कंदुकेन, गुड, वेरी, हाँ कंदुकेन। अश्वः सह धावति, अश्व में तृतीय विभक्ति बहुवचन लगाइए। अश्वय अश्वय, हाँ। मृगाः सह चरन्ति, मृगयः। मृगहि, तो गए तो बात बनेगा बालकाः बालिका भी सह पठन्ति, तडागः कमलै विभाति, अहमपि कन्दुकेन क्रीडति, अश्वः अश्वैः सह धावन्ति, मृगा मृगैः सह चरन्ति। चलिए देखिए, पठन्ति माने पढ़ना, विभाति माने खेलते हैं, खेलामि माने खेलता हूँ, धाव माने दौड़ना, चर माने चरना, ठीक है। इसके अर्थ भी मैं साथ साथ में बताती जाती हूँ। चलिए अब नेक्स्ट में भी क्या है, तृतीय विभक्ति का ही प्रयोग है, इसमें भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किसमें करना है? सेकंड वाले, ये रहीमः, ये सेंटर है हमारा, रहीमा सेंटर है, और फिर इसके आसपास जो फर्स्ट हमारा सर्कल है, इस फर्स्ट सर्कल में हमको तृतीय विभक्ति लगाते हुए चलना है, ठीक है ना, और कुछ नहीं करना है हमको। जब हम सेंटेंस बनाएंगे इन सेंटेंस को बनाते समय हमें और कुछ नहीं डिस्टर्ब करना है, सिर्फ हमें फर्स्ट वाले सर्कल में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है, ओके। फर्स्ट वाले सर्कल में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है, और वो भी एक वचन, ठीक है। समझ आ रहा है? जो ये हमारा फर्स्ट वाला सर्कल है जहां पर हम कर्सर आप घुमा रहे हैं, इन शब्दों में हमें तृतीय विभक्ति एक वचन प्रयोग में लाना है। ये किसका माइक ऑन हुआ? माइक ऑफ करो, सिर्फ आंसर देते समय माइक ऑन करो, ठीक है। चलिए तो हम सबसे पहले, ये नंबर 1 है, इसमें आ जाते रहीमः सह क्रीणति, मित्र में तृतीय विभक्ति लगाइए। मित्रेण तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? रहीमः मित्रेण सह क्रीणति, ये आपको सेंटेंस बनाना, ठीक है। आपको कॉपी में डायरेक्ट सेंटेंस बनाने पड़ेंगे, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। आपको ऐसे सर्कल, ऐसे पिक्चर नहीं बनानी होगी, कॉपी में आप डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन ये लिख लेंगे और डायरेक्ट आप सर्कल से सेंटेंस बनाएंगे। अब सेकंड आ रहा है रहीमः आपणम गच्छति, द्विचक्रिका का तृतीय विभक्ति लगाइए। द्विचक्रिका में द्विचक्रिकया कया द्विचक्रिकया, क्योंकि द्विचक्रिका स्त्रीलिंग है, ओके, आकारांत स्त्रीलिंग है। तो रहीमा द्विचक्रिकया आपणम गच्छति, रहीम साइकिल से का मतलब क्या? बाजार बता रही हूँ। रहीमः रहीम द्विचक्रिकया माने द्विचक्रिका से, अर्थात साइकिल से, द्विचक्रिका मतलब साइकिल से, आपणम माने बाजार, गच्छति माने जा रहा है, रहीम साइकिल से बाजार जा रहा है। चलिए रहीमः रहीमा पत्रम लिखति, रहीम पत्र लिख रहा है, लिखने में किसकी सहायता ले रहा है? कलम की, जिससे, हाँ, तो जिसकी सहायता से हम काम करते हैं उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे वह बाजार साइकिल की सहायता से गया तो साइकिल में हमने तृतीय विभक्ति प्रयोग की, कलम की सहायता से पत्र लिख रहा है तो
कलम की सहायता से पत्र लिख रहा है तो कलम में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग करें, क्या हो जाएगा? सेंटेंस क्या बनेगा? कलमे कलमेन। कलमई कलमेन पत्रं लिखति। रहीमः कलमेन पत्रम लिखति। रहीमः कलमेन पत्रम लिखति, माने पत्र लिखने में कलम की सहायता ले रहा है। तो देखिए तृतीय व्यक्ति का प्रयोग कर्ता जिसकी सहायता से काम करता है उसमें तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। चलिए अब आगे। अच्छा, आप यदि ये क्लास ऑफ हो जाती है, टाइम हो जाता है, क्लास ऑफ हो जाती है, तो मैं आप लोगों को कारक भेज दूंगी, ठीक है? कारक भेज दूंगी, ओके मैम। ओके, उनको आप डिटेल में पढ़ना। चलिए फिर आता रहीमः कंदुकेन छिपति, माने फेंक रहा है, बॉल को फेंक रहा है। बॉल को फेंकने के लिए हाथ की सहायता ले रहा है, तो हाथ में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होगा। तो क्या होगा सेंटेंस? रहीमः हस्तेन छिपति। हाँ, हस्तेन छिपति। छिपति माने फेंकता है। चलिए रहीमः जल विहारम करोति, माने जल विहार कर रहा है ना, पानी में। नौका में तृतीय, नौका की सहायता से कर रहा है तो नौका में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होगा। चलिए नौकाया, नौका नहीं रहेगा, क छोटा हो जाएगा, जैसे बालकया, मालया, नौकया, द्विचक्र गया, मतलब क आकारांत नहीं रहता है, फिर वो रह जाता है, तो नौकया। रहीमः नौकया जल विहारम करोति भुज। चलिए अगला है रहीमः जलम पिबति, जल पी रहा है। चशकेन माने गिलास से, गिलास से, हाँ चशकेन, हाँ चशकेन। रहीमा चशकेन जलम पिबति। ओके, अगला है रहीमः चित्रम रचयति, चित्र बना रहा है। तुलकया, तुलका की सहायता से बना रहा है। विसर्गे नहीं आई, विसर्गे नहीं आई। तुलकया, यहाँ पर कोई विसर्ग नहीं होगी, तुलकया। ओके मैम तुलिकाया क्या होता है? चलिए मैम माने कलम, वो कलम होती है, कलम मतलब जो ब्रश वगैरह होता है ना, ब्रश। ओके मैम। ब्रश कहते हैं इसको, कलम भी बोलते हैं, ब्रश भी बोलते हैं। तो रहीमः तुलिकया चित्रम रचयति, रहीम तुलिका से चित्र बनाता है। किसी का माइक ऑन है, माइक बंद रखो। रहीमा वायुयान आगच्छत, यह माने कल, माने बीता हुआ, यस्टरडे, यह माने यस्टरडे। वायुयाने, वायुयानेन, याने नहीं, याने तो सप्तमी हो जाएगी। वायुयान, देखिए एक एन अलग से लगेगा, ये नहीं है कि ना उसमें है तो उसी में मात्रा लगा देंगे। वायुयानेन, रहीमः वायुयानेन, हिय माने यस्टरडे, आगच्छत माने आया। रहीम हवाई जहाज से कल आया। ओके चलिए आगे देखते हैं, आगे की एक्सरसाइज देखते हैं। ये यहाँ पर जैसे ये सेंटेंस बनाने के लिए आपको बोला है, तो ये आपको सेंटेंस बनाने हैं, आपको डायरेक्ट सेंटेंस बनाना है कॉपी में। ओके मम्मा के मुझे मूंगफली, इसमें एक एक्सरसाइज और थी चतुर्थी विभक्ति की। यस मैम, 7 मैम नहीं है मेरे। ये आ गई ना, सामने आ तो गई। अब इसमें हमें क्या करना है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। अभी तक हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर रहे थे। दा धातु जो होती है देने के अर्थ में, तो वहां पर चतुर्थी विभक्ति का दा धातु और यच्छ धातु समान आती है। देने के अर्थ में जिसको हम देते हैं उसमें हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, या के लिए के अर्थ में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, देने के अर्थ में और के लिए के अर्थ में, ठीक है। और नमः, नमः जब करते हैं, नमः अव्यय है, नमः अव्यय जब होता है तब हम उसमें चतुर्थी, जिसको हम नमस्कार प्रणाम करते हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब नम धातु होती है तब द्वितीय विभक्ति होती है। मम्मी नम धातु कैसे होती है, नमति, नमतः, नमन्ति, नमसि, नमथः, नमत, नमामि, नमाव, नमाम, तो वहां पर हम द्वितीय विभक्ति प्रयोग करते हैं। लेकिन जब नमः
नमः अव्यय आ जाए तो वहां पर हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। चलिए हम चतुर्थी, आपको यहाँ पर पहचानना है। अभी हमने बहुत सारी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया था और रिवाइज भी की थी, प्रैक्टिस भी किया था। तो अब आप हमें बताना शुरू करेंगे कि इसमें से चतुर्थी विभक्ति कौन सी है। धनकः धनम ददाति, निर्धनाय, निर्धनाय, निर्धनाय। चतुर्थी विभक्ति निर्धनाय। निर्धनाय, धनक गरीब को धन देता है। ओके चलिए। बालः विद्यालय गच्छति, बालक विद्यालय जाते हैं, पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। सज्जनः जीवन्ति, सज्जन जीवित रहते हैं। परोपकारम, परोपकाराय, परोपकाराय। ओके गुड। हाँ हाँ परोपकाराय। प्राचार्यः पारितोषकं यच्छति, आचार्य छात्रेभ्यः, छात्रेभ्यः, हाँ माने उनको उपहार, उपहार, उपहार। पारितोषक माने उपहार। ओके चलिए। नमः शिक्षिकाय या शिक्षकम, शिक्षकाय, शिक्षिकाय, ओके गुड, शिक्षिकाय। ओके चलिए हम इसको स्टॉप करते हैं शेयरिंग को, हम वापस आते हैं। चलिए ये हमारे पास हो गया। अब ये पुरुषोत्तम, किस तरीके की आवाजें आ रही हैं आपके उसमें से? चलिए अब हम, अभी हमारे पास 10 मिनट्स का समय है तो हम एक बार आप लोगों को कारक प्रकरण फिर से बता देते हैं इससे, और आपको एक होमवर्क भी देंगे। ये तो आपको एक्सरसाइज करनी ही है, एक और होमवर्क देंगे जो हमें आप लोग अपने ग्रुप पर ही भेजना, हमारे पर्सनल पर नहीं भेजना, ग्रुप पर ही भेजना। आपको सुन लीजिए ध्यान से, एडमिन से भेज सकते हैं। मैं उसको, यस मैम, मैं उसको एक दिन के लिए, आप बात नहीं सुनेंगे पूरी, मतलब आप बोल लीजिए। एक बच्चे ने मुझे बता दिया ना, ये वाली आपको हैबिट आनी चाहिए कि कोई एक प्रॉब्लम जो सेम है सबकी, एक बच्चे ने बता दिया तो टीचर का वेट करो कि वो क्या आंसर दे रहे हैं। हम वहां पर उसको अलाउ कर देंगे। ओके अलाउ कर देंगे हम आपको। हम आपको ओके मैम, आज क्या है, थर्सडे, ओके मैम, हम कल 5 o'clock तक अलाउ कर देंगे। तो लेकिन सुन लो ध्यान से कि क्या आपको भेजना है, क्या होमवर्क भेजना है। आपको भेजना है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तीनों उसके प्रथमा से लेकर संबोधन तक आपको शब्द रूप भेजना है। किसी को यदि डाउट है तो मुझे पूछ सकता है, किसी को डाउट है तो मुझे पूछ सकता है। अब बताती हूँ कैसे भेजना है। चलिए आप लोगों के पास बुक है, बुक है आप लोगों के पास? यस मैम, यस मैम, पहला पार्ट खोलिए, यस मैम, पहला पार्ट खोलिए। चलिए पहला पार्ट खोलिए, देखिए कैसे करना है। पहले पार्ट में आप एक्सरसाइज पर आइए। सभी लोग आ गए पहले पार्ट की एक्सरसाइज पर? यस मैम, यस 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 मैम, मैम, ओके पहले पार्ट की एक्सरसाइज पर आप लोग आ गए, ठीक है। उसमें अकारांत पुल्लिंग बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं, ठीक है। पहला शब्द कोई पढ़ो। आपको क्या हेडिंग डालनी है? सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है अकारांत पुल्लिंग शब्द। ओके अकारांत पुल्लिंग शब्द, हेडिंग समझ में आ गया? अकारांत यस Yes, मैम, पुल्लिंग शब्द। ओके उसके बाद आप उसे 4 भागों में डिवाइड करेंगे। पहला जो कॉलम रहेगा उसके ऊपर लिखेंगे हेडिंग विभक्ति, पहला जो कॉलम रहेगा उसके ऊपर लिखेंगे आप विभक्ति। फिर दूसरा कॉलम एक वचनम, तीसरा कॉलम द्विवचनम और चौथा कॉलम बहुवचनम। ये एक आप चार्ट बना लेंगे जैसा कि आपकी एक लेसन में दिया हुआ है, ठीक है ना। ऐसा एक आप चार्ट बनाएंगे। अब आपके में आ जाएगा, जैसे विभक्ति वाले में लिखेंगे आप प्रथमा शब्द, प्रथमा।
प्रथमा लिखेंगे और मुझे आप बताइए, बहुत सारे पुल्लिंग शब्द दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा एक पहला है, बताओ। चषकः चषका। चषकः ठीक है, एक बार हो गया, चषका हो गया। आप उसकी प्रथमा व्यक्ति लिखेंगे, चषकः, चषकौ, चषकाः, यह प्रथमा व्यक्ति हो गई। अब आ जाते हैं द्वितीय व्यक्ति। द्वितीय व्यक्ति के लिए दूसरा शब्द ले लेंगे। कौन सा शब्द है द्वितीय व्यक्ति? बलिवधः दूसरा शब्द क्या है? गजः या बलिवर्धौ? कौन सा? बलिवधः। बलिवर्धौ। हाँ, बलिवर्धौ, बलिवर्धः, बलिवर्धः दूसरा शब्द है। तो उसका द्वितीय व्यक्ति कैसे बनेगा? बलिवर्धम, बलिवर्धौ, बलिवर्धान, ना के नीचे हलंत हो जाएगा। ठीक है, अब आप भेजिए, आप बताइए। अब नेक्स्ट बताइए, तीसरा शब्द कौन सा? हाँ, शुनकः। शुनकः शुनकः। शुनकः का तृतीय व्यक्ति लेंगे। शुनकः शब्द है, शुनकः शब्द है, मूल शब्द शुनकः। अब हम इसका तृतीय व्यक्ति लिखेंगे, शुनकेन, शुनकाभ्याम, शुनकहि। चतुर्थी व्यक्ति में गजाए, गजाभ्याम, गजेभ्य। जो भी आपके शब्द हो वो अलग अलग व्यक्ति में हम अलग अलग शब्द ले लेंगे, तो एक साथ हम बहुत सारे उनकी प्रैक्टिस कर पाएंगे। जैसे पंचमी व्यक्ति कृष्कात्, कृष्काभ्याम, कृष्केभ्य। षष्ठी व्यक्ति अश्वस्य, अश्वयो, अश्वानाम। सप्तमी व्यक्ति हम ले लेंगे बानरे, बानरयो, बानरेशु। संबोधन हम ले लेंगे, मान लीजिए वृद्ध, हे वृद्धो, हे वृद्धौ, हे वृद्धाः। समझ में आ गया ना? हम प्रथमा से लेकर संबोधन तक शब्दों को बदलते जाएंगे, शब्दों को हम बदलते जाएंगे। समझ में आ गया है कि नहीं आया है पुल्लिंग का? आ गया। आ गया है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, ऐसे ही हम लिखेंगे स्त्रीलिंग को भी, और शब्द हम वहां से अलग अलग लेंगे। पार्ट 2 से, पार्ट 2 से शब्द लेंगे। फिर हम नपुंसकलिंग भी सेम वैसे ही लिखेंगे। हम तृतीय विभक्ति से शब्द लेंगे, अलग अलग शब्द। क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया ना ये? यस मैम। यस मैम। ओके, चलिए अब हम फटाफट से, तो आपको हमें भेजना है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, आकारांत, शब्द रूप अलग अलग शब्दों के साथ में लिखना है। जिसका कुछ भी गलत होगा मैं वहां पर करेक्ट करूंगी। डरना नहीं है, कोशिश करनी है आप लोगों को लिखने के लिए। यदि कुछ गलत होगा तो मैं आपको वहां सुधार के तुरंत आपको मैसेज करूंगी। ठीक है ना, कि यहाँ पर आपका ये गड़बड़ हो गया, आपने शब्द गलत चुना या आपने सही विभक्ति का प्रयोग नहीं किया, तो वो वहां पर हम करेक्ट करेंगे आपको। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा एक बार और। हाँ मैम, कब तक भेजना है? फ्राइडे 5 o'clock तक, फ्राइडे 5 o'clock मैं आज ओपन कर दूंगी। ओके मैम। लेकिन यदि क्लियर नहीं हुआ, गंदा संदा लिखा, तो मैं नहीं चाहिए, मुझे नीट एंड क्लीन चाहिए। मैम पीडीएफ बना के भेजना है। पीडीएफ भेज दो, वो ज्यादा बेटर रहता है, पीडीएफ ज्यादा बेटर रहता है ना? ओके मैम। अलग अलग मैम क्या करना है? सामर्थ्य कहाँ थे आप जो अभी आके पूछ रहे हैं कि क्या करना है? सामर्थ्य कहाँ थे आप? मैम कहीं नहीं। कहीं नहीं तो मतलब क्या है? मैं अभी क्या बोल रही थी बताइए आप, आपने क्या सुना? आप बताइए क्या सुना आपने कि मुझे, कि मैं क्या करने के लिए बोल रही हूँ, बताइए। चलिए हम आपको 5 मिनट के लिए एक्स्ट्रा 5 मिनट आपका समय लेंगे हम, क्योंकि अब आपकी कोई क्लास नहीं होगी, ये मुझे पता है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा 5 मिनट्स हम आपसे लेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा 5 मिनट्स में मैं आपको एक बार कारक पढ़ाऊंगी। ठीक है ना, एक्स्ट्रा 5 मिनट्स लेंगे हम। तैयार हैं आप लोग? इसके लिए तैयार हैं? सायराम, यस मैम। सामर्थ्य, हम इसके बाद फिर आपको Yes, बता देंगे, कोई प्रॉब्लम होगी फिर बाद में पूछ सकता है। चलिए हम कोशिश करते हैं कि आपको एक बार कारक पढ़ा दें, जिससे आपको कारकों का समझ में आ जाए। थोड़ी आप लोग चिल्लाना नहीं, मुझे मालूम है
स्क्रीन शेयर होगी तो मुझे पता चल जाएगा, आप लोग चिल्लाएंगे नहीं स्क्रीन शेयर नहीं हुआ, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ, ठीक है। मुझे खुद आइडिया लग जाता है, मेरे पास मैसेज आ जाता है स्क्रीन शेयर नहीं होता है, तो मैं वेट करना है थोड़ी देर। मैम वो A4 साइज पेपर में लिखना है कि चार्ट में? कॉपी में लिख लो बेटा, कॉपी में लिख लो जो आपको काम आएगा। ठीक है मैम। मैम कोई आ अब अरे मुझे मालूम है नहीं हुआ शेयर, नहीं हुआ शेयर। मैम आपके घर से आवाज आ रही क्या है? मैम आ की आवाज आ रही है। यस मैम। यस मैम। कोई आवाज नहीं आ रही Yes, है, कोई आवाज नहीं आ रही। मैं दोबारा से स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ, देखते हैं आ जाए। चलिए अब आपके सामने स्क्रीन होगी, ओके। मैं आपको यस मैम। यस मैम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज का शायद चैनल में। और हिंदी और मैथमेटिक्स की श्रृंखला बहुत तेजी से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैम फुल और स्क्रीन कर हिंदी की दीजिए। श्रृंखला में मेरा स्क्रीन में कर दूं, मैं कर दूंगी, लेकिन उससे पहले आप लोग अपना सब बच्चे माइक म्यूट करिए। मैं फुल स्क्रीन कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन चलिए मैं आपको स्टार्ट कर रही हूँ। अगला टॉपिक है कारक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज का शायद चैनल में। और हिंदी और मैथमेटिक्स की श्रृंखला बहुत तेजी से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और हिंदी की श्रृंखला में मेरा अगला टॉपिक है कारक। और अब मैं दोस्तों जिस तरह से समय मैम वॉइस ब्रेक हो रही है। बहुत तेजी से आपके हाँ, समक्ष थोड़ी हो रही है, हिंदी के लेकिन वीडियो yes, ले आऊंगा, ma'am। जिससे कारक हो गया। अगले में मैं जो है युग्म के रूप में लाऊंगा, जैसे जोड़े के रूप में लाऊंगा ग्रुप। उसमें क्या कराएगा, उसमें मुझे भी संज्ञा और सुनाई दे रहा- सर्वनाम एक साथ बताऊंगा, फिर संधि और समास। देखिए मुझे भी सुनाई दे रहा है कि आवाज ब्रेक हो रही है, लेकिन आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आपको समझ आएगा। इतना भी खराब उसका ऑडियो नहीं आ रहा है, आप कोशिश करिए। एक साथ रहेगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें कोई वो है तो आप प्लीज कमेंट मुझे कीजिएगा, फिर मैं उसको अलग अलग भी बना सकता हूँ। बट समय के अभाव में मुझे मैक्सिमम चीजें आप लोगों के लिए कवर करनी है, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लाभ हो, जो कि मंडी और लोअर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आने वाला एग्जाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। और इस चीज की मैं गारंटी देता हूं कि क्वेश्चन जो मैं टॉपिक हिंदी के बता रहा हूं यहां से प्रश्न आता ही आता है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है कारक, संज्ञा, सर्वनाम, समास, चलिए ये हिंदी का है वीडियो, मैं तुमको अगला वीडियो Good दिखाऊंगा। grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, ये वाला अध्यापक वीडियो का सिलेबस होता है उसके हिसाब से पढ़ेंगे। अब तो आवाज दोस्तों ब्रेक नहीं हो कारक रही है ना? प्रकरण पर 2 वीडियो बनाए जाएंगे। ये वीडियो का भाग 1 है। इसके बाद में कारक प्रकरण का दूसरा भाग भी अपलोड किया जाएगा। 2 वीडियो में बनाने का कारण ये है कि एक वीडियो में थोड़ा मुश्किल होगा, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसका एक पार्ट और अपलोड किया जाएगा। आइए दोस्तों कारक प्रकरण शुरू कर देते हैं। और पहला प्रश्न यही होगा कि कारक किसे कहते हैं, क्या है कारक। दोस्तों वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि हो उसे कारक कहते हैं। और कहा गया है क्रिया जनकत्वम कारकत्वम। कहने का मतलब यह है कि वाक्य के अंदर क्रिया करने के लिए जो तत्व उसकी सहायता करता है उस सहायक तत्व को हम क्या कहेंगे, कारक कहेंगे। यानी किसी वाक्य में क्रिया के संपादन में सहायता करने वाले को कारक कहते हैं। और कहा गया है क्रियाम करोति निर्वर्तयति इति कारकम। दोस्तों एक श्लोक में बताया गया है कि कारक हैं वो 6 हैं। नीचे एक श्लोक दिया गया है, कर्ता करम च करणम संप्रदानम तथैव च अपादान अधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट्। यानी कारक 6 हैं ये बताया गया है।
दोस्तों आप सभी जानते हैं कि 6 कारक कौन कौन से हैं, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिए। कृत्रिकारकम यानी कर्ता कारक, कर्म कारकम यानी कर्म कारक, करण कारकम करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। ये 6 कारक हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्ब करूंगा, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मुझे एक जरूरी चीज हर वीडियो में बोलनी पड़ती है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब। दोस्तों हमने जाना कि कारक 6 हैं। बटन दबाने के बाद में आपको यहाँ पर एक, दोस्तों हमने जाना कि कारक 6 हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये ज्ञान करना जरूरी है कि जो 6 कारक है उसमें से किस कारक को हम कर्ता कहेंगे, किसको कर्म कहेंगे, किसको करण कहेंगे, किसको संप्रदान कहेंगे। कहने का मतलब ये है कि कर्ता क्या है, कर्म क्या है, करण क्या है, ये जानना पहले जरूरी है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि इसमें कहाँ पर कौन सी विभक्ति प्रयोग होती है, किस वाक्य में कौन सी विभक्ति लगाई जानी है, किसके योग में क्या विभक्ति बनती है। ये चीजें पढ़ेंगे बाद में, लेकिन पहले हम ये पता कर लेते हैं कि कर्ता कर्म करण क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कर्ता की। कर्ता क्या है? कर्ता उसको कहते हैं जो क्रिया को स्वतंत्र रूप से करने वाला हो, यानी क्रिया को स्वतंत्र रूप से करने वाले को कर्ता कहते हैं। उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। जैसे वाक्य है गिरीशः पुस्तकम पठति, तो यहाँ पठति क्रिया को करने वाला गिरीश है, यानी पढ़ना जो कार्य है इसको कौन कर रहा है? गिरीश कर रहा है। तो यहाँ पर कर्ता गिरीश है, गिरीश को क्या कहेंगे? कर्ता कहेंगे। अब बात करते हैं कर्म की। कर्म किसे कहते हैं? तो क्रिया के संपादन में कर्ता के सर्वाधिक अभिष्ट को हम कर्म कहते हैं, यानी क्रिया को संपादन करने के लिए कर्ता का सबसे ज्यादा अभिष्ट है, यानी कर्ता जिसको सबसे ज्यादा चाहता है उसको हम क्या कहेंगे? कर्म कहेंगे। इसको भी एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। वही वाक्य है गिरीशः पुस्तकम पठति। यहाँ पठन क्रिया के संपादन में कर्ता गिरीश के लिए पुस्तक सबसे अधिक अभिष्ट है, यानी पुस्तक को सबसे ज्यादा चाहता है। कौन? गिरीश। तो गिरीश कर्ता हुआ और पुस्तक क्या हुई? कर्म। अतः यहाँ पर कर्म कारक है। दोस्तों अगला कारक है करण कारक। करण किसे कहते हैं? क्रिया की सिद्धि में कर्ता के प्रमुख सहायक को करण कहते हैं, यानी जो क्रिया है उसकी सिद्धि के लिए कर्ता का जो प्रमुख सहायक तत्व होता है उसको हम करण कहेंगे। आइए उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं तो ज्यादा अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। गोरी जलेन मुखम प्रक्षालयति, गोरी जल से मुख को धोती है या साफ करती है। तो यहाँ प्रक्षालन जो क्रिया है उसका प्रमुख सहायक क्या है? जल है। तो जल है वो करण कारक होगा। अगला है संप्रदान कारक। जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कोई कार्य किया जाए वहां संप्रदान कारक होता है, यानी जहां पर कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है वहां पर हम संप्रदान कारक करेंगे। जैसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। वागीशः मित्राय लेखनीम ददाति, वागीश है वो मित्रों के लिए लेखनी देता है। तो इस वाक्य में मित्र को लेखनी दी जा रही है, अतः मित्राय है यहाँ पर संप्रदान कारक है। इसी तरह माता बालकाय फलम आनयति, इस वाक्य में फल लाने का कार्य है ये बालक के लिए हो रहा है, अतः बालकाय जो शब्द है इसमें संप्रदान कारक होगा। अगला कारक है अपादान कारक, यानी जिससे कोई वस्तु अलग होती है वहां अपादान कारक होता है। जैसे उदाहरण दिया गया है वृक्षात पत्राणि पतंती, तो यहाँ पत्ते हैं ये वृक्ष से अलग हो रहे हैं, तो जिस चीज से अलग होते हैं वहां पर अपादान कारक होता है। तो वृक्ष का हो गया वृक्षात, तो वृक्षात में अपादान कारक है। अगला है अधिकरण कारक। अधिकरण किसे कहते हैं? क्रिया का जो आधार होता है उसको हम अधिकरण कहेंगे, यानी क्रिया का आधार अधिकरण है। उदाहरण है मुनि आसने तिष्ठति, तो इस वाक्य में तिष्ठति क्रिया का आधार क्या है? आसन। तो आसन में क्या है? अधिकरण कारक है। संबंध और संबोधन, जहां एक व्यक्ति अथवा मैम तिष्ठति क्या होता है? एक सेकंड ये होने दो।
वस्तु का हाँ, दूसरे व्यक्ति अथवा एक वस्तु सेकंड, से एक सेकंड। संबंध प्रकट हो वहां षष्ठी अच्छा, विभक्ति का एक प्रयोग। सेकंड। हाँ, क्या बोलिए, क्या पूछ रहे हैं आप, बताइए। मैम तिष्ठति क्या होता है? तिष्ठति माने खड़ा होता है, बैठता है, आसन पर बैठता है, आसन पर बैठता है। बैठने का आधार जो है, जैसे कुर्सी पर बैठना, कहीं पर किसी के ऊपर कोई चीज होती है या किसी के अंदर आधार होता है ना, इन, ऑन, ये जो शब्द होते हैं ना, किसी के ऊपर है, मैं है, वहां पर अधिकरण कारक के चिन्ह क्या है? अधिकरण मैं, पे, पर। जैसे पेड़ पर, तो वहां पर वो हो जाएगा क्या? सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक। अभी ये बताएंगे, अभी तो इन्होंने सिर्फ अधिकरण कारक बताए हैं, विभक्ति भी बताएंगे। जैसे कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, करण कारक तृतीय विभक्ति, संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति, अपादान कारक पंचमी विभक्ति, अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति। क्योंकि संस्कृत में संबंध और संबोधन को विभक्ति का रूप नहीं दिया जाता है। यहाँ पर देखिए ये क्या बता रहे हैं, देखिए। किया जाता है, यानी जहां पर संबंध प्रकट हो वहां पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण है रामस्य पुत्र कुशः गच्छति, तो यहाँ रामस्य जो शब्द है इसमें षष्ठी होगी, क्योंकि राम का पुत्र, तो संबंध प्रकट हो रहा है, यानी पुत्र कुश का राम से सीधा संबंध है, अतः रामस्य में संबंधवाचक षष्ठी विभक्ति होगी। और सोहनस्य पुस्तकम अस्ति, ये एक दूसरा उदाहरण है, यहाँ सोहन का पुस्तक से सीधा संबंध है, अतः सोहनस्य में संबंध कारक है, यानी षष्ठी विभक्ति प्रयोग हुई है। अब बात करते हैं संबोधन की। तो जिसे पुकारा जाए या संबोधित किया जाए उसे संबोधन कहते हैं। जैसे हे बालकः कोलाहलम मा कुरु, तो इस वाक्य में बालक को संबोधित किया गया है, अतः संबोधन है। तो क्रिया में सीधा संबंध न रखने के कारण संबंध और संबोधन को, देखिए यहाँ पर संबोधन का क्रिया से डायरेक्ट संबंध नहीं होता है। यहाँ से जैसे जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ देख लीजिए, हे बालक, तो ये प्रथमा व्यक्ति हो गया, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर। क्रिया यहाँ पर प्रथमा व्यक्ति की आनी चाहिए थी, लेकिन इसका क्रिया के साथ इसका कोई संबंध नहीं होता, संबोधन का क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं होता है। चलिए आगे। तो संस्कृत में कारक नहीं माना गया है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, यानी संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना गया है। दोस्तों अब तक हमने जो भी बातें की वो कारक के बारे में केवल बेसिक बातें थी। अब बात करते हैं विभक्ति की, कि कौन से कारक के साथ में कौन सी विभक्ति प्रयोग में लाई जानी चाहिए और किस शब्द के योग में कौन सी विभक्ति प्रयोग की जाती है। दोस्तों शब्दों में लगने वाली विभक्तियों की संख्या है वो 7 है, यानी प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक, यानी प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी तथा सप्तमी। और इनके तीनों वचनों में अलग अलग प्रत्यय लगते हैं, जिनकी संख्या 21 है, जिसे सुप नाम से जाना जाता है। सुप प्रत्ययों के लग जाने पर ही शब्द पद बनकर प्रयोग योग्य होते हैं तथा सुबंत कहलाते हैं। कहने का मतलब है जो 7 विभक्ति, शब्द और पद में यही अंतर है। शब्द जैसे राम, राम मूल शब्द है, जैसे ही हुआ रामः, तो कर्ता कारक का चिन्ह ने आ गया उसके साथ में। जैसे हिंदी में हम बोलते हैं ना राम ने, लेकिन संस्कृत में हम राम ने प्रयोग नहीं करते हैं। पद क्या हो जाता है? रामः। रामः जैसे शब्द बनता है वैसे ही वो पद हो जाता है, पद कहलाता है। ठीक है, जब कारक चिन्हों का प्रयोग हो जाता है तब वो पद के रूप में हो जाता है। इनके तीनों वचनों में अलग अलग प्रत्यय लगते हैं। प्रत्ययों की संख्या 21 है और उन प्रत्ययों को हम सुप नाम से जानते हैं। सुप प्रत्ययों के लगने से शब्द हैं वो पद बनकर के प्रयोग योग्य होते हैं तथा उनको हम क्या कहते हैं? सुबंत कहते हैं। ये विभक्तियां दो तरह से प्रयोग में लाई जाती हैं, कारक विभक्ति के रूप में तथा उपपद विभक्ति के रूप में। कारक विभक्ति क्या होती है ये पता लगाते हैं। क्रिया के आधार पर संज्ञा आदि शब्दों में लगने वाली विभक्ति को कारक कहते हैं, यानी जो संज्ञा शब्दों में क्रिया के आधार पर विभक्ति लगती है उनको हम कारक विभक्ति कहते हैं। और दूसरी है उपपद विभक्ति, यानी अन्य पदों के आधार पर लगने वाली विभक्ति को उपपद विभक्ति कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं कर्ता कारक की, यानी प्रथमा विभक्ति की। कहां कहां पर प्रथमा विभक्ति प्रयोग में लाई? हाँ, साई राम। अभी आप लोग मुझे ये बताइए कि आप लोग आगे पढ़ना चाहते हैं, यदि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो मैं आगे करवा दूं। यदि आपको लग रहा है कि नहीं अब इतना ही है, हम आगे
नेक्स्ट उसमें क्लास में पढ़ेंगे तो फिर वैसा बता दीजिए, मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाना शुरू करूँ। बोलिए, आप लोग बताइए, नो मैम। पढ़ना चाहते हो अभी? यस मैम। नहीं, मुझे एक ही बच्चे की आवाज सुनाई दी है। यस मैम। सेकंड, मैं वापस मीट पर आ रही हूँ। हाँ, बताइए क्या करना है आपको, क्योंकि टाइम ऑलरेडी यस मैम। यस मैम, और 15 मिनट ज्यादा हो गया है ऑलरेडी, टाइम 15 मिनट ज्यादा हो गया है। यदि मैम किसी को अगर यदि प्रॉब्लम है तो एक भी बच्चे को प्रॉब्लम है तो मैं स्टॉप कर दूंगी। बोलिए, पढ़ना है आगे कि स्टॉप करूं? नो। यस मैम। यस मैम, आगे पढ़ना है। यस अच्छा मैम। चलिए, ठीक, ओके ओके ओके, मैं वापस आ रही हूँ, पढ़ देख लेते हैं। चलिए, लाई जाती है। कर्तृवाच्य के कर्ता में और कर्म वाच्य के क्रम में प्रथमा विभक्ति लगती है। यानी जो कर्तृवाच्य है उसके तो कर्ता में और कर्म वाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति लगती है। चलिए मैं आपको पहले कृतवाच्य और क्रमवाच्य के बारे में बता देता हूँ। संस्कृत में वाच्य 3 होते हैं, कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। तो जो कृतवाच्य होता है उसमें कर्ता प्रधान होता है और कर्मवाच्य होता है उसमें कर्म प्रधान होता है। तो कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगती है और कर्मवाच्य के क्रम में प्रथमा विभक्ति लगती है। चलिए उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण है नीचे, मोहन दुग्धम पीबती। तो यहां दूध पीने की क्रिया को करने वाला कौन है? मोहन है। तो मोहन क्या है? कर्ता है, और कृतवाच्य में कर्ता प्रधान होता है और कर्ता में प्रथमा विभक्ति प्रयोग में लाई जाती है। अतः मोहन में प्रथमा विभक्ति है। अगला उदाहरण है, राम है पुस्तकम पठति। इस वाक्य में पुस्तक पठन क्रिया को करने वाला राम है, यानी पुस्तक को पढ़ने वाला कौन है? राम है। तो जो प्रधान है वो कर्ता है और कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगती है। सोहनेन ग्रंथः पठ्यते। अब इस वाक्य में हम समझेंगे कर्म कर्म में किस प्रकार से प्रथमा विभक्ति लगती है। तो वाक्य है, सोहनेन ग्रंथः पठ्यते। यह वाच्य कर्म वाच्य है जिसमें कर्म प्रधान है, यानी ग्रंथ का पढ़ना क्या है? कर्म है, तो वो प्रधान है, अतः ग्रंथ में प्रथमा विभक्ति प्रयोग में लाई जाएगी। आपको यहाँ पर प्रथमा विभक्ति के लिए एक नियम ध्यान में रखना है कि किसी भी शब्द के अर्थ, लिंग एवं परिमाण को प्रकट करने के लिए प्रथमा विभक्ति प्रयोग में लाई जाती है। जैसे मोहन है, पुरुष है, लघु, लता आदि। तो इन शब्दों के योग में क्या है? प्रथमा विभक्ति है। जैसे एक उदाहरण नीचे दिया गया है, वयम इमम कालिदास इति नामना जानीम। तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति प्रयोग में लाई गई है? प्रथमा विभक्ति प्रयोग में लाई गई है, यानी अर्थ, लिंग एवं परिमाण को प्रकट करने के लिए प्रथमा विभक्ति प्रयोग में लाई जाती है। अब बात करते हैं कर्म कारक की, यानी द्वितीय विभक्ति की, कि कौन कौन सी जगह पर द्वितीय विभक्ति प्रयोग में लाई जाती है। वाक्य में कर्ता के सर्वाधिक अभिष्ट अर्थात कर्म में द्वितीय विभक्ति प्रयोग में लाई जाती है। जैसे उदाहरण नीचे दिया गया है, वैष्णवी चित्रम पश्यति। तो यहाँ वैष्णवी को चित्र देखना सर्वाधिक अभिष्ट है, यानी सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर कर्म संज्ञा है, और कर्म संज्ञा होने के कारण जो चित्र शब्द है यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार बालः मोदकम वांछति। तो यहाँ पर बालक को मोदक अभिष्ट है, अतः वह कर्म संज्ञक है। तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कृतवाच्य के वाक्यों में कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। जो कर्तृवाच्य होते हैं उन वाक्यों के कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। अच्छा, आप लोग बार बार कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य, बार बार आप सुन रहे हैं शब्दों को, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। कर्तृ माने होता है कर्ता, जहां पर क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयोग हुई है वहां पर होता है कर्तृवाच्य, माने जहां पर काम करने में कर्ता मुख्य है। और कर्मवाच्य में क्या होता है? कर्मवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयोग न होकर कर्म के अनुसार जब लगाई जाती है। जैसे देखिए, हम उदाहरण के तौर पर, राम पुस्तक पढ़ता है, एक उदाहरण, इसी उदाहरण के द्वारा हम कर्ता और कर्म दोनों को समझाते हैं आपको। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुल्लिंग है, एक वचन है, पढ़ता है क्रिया भी पुल्लिंग है,
और एक वचन है। तो ये वाक्य कैसा हो गया? कर्तृवाच्य हो गया, माने कर्ता क्रिया के अनुसार एक्सक्यूज मी, क्रिया किसके अनुसार प्रयोग हुई है? कर्ता के अनुसार आई है कि राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर कर्ता क्या हो गया? राम, तो क्रिया हो गई पढ़ता, तो माने राम पुल्लिंग एक वचन है और क्रिया भी पुल्लिंग एक वचन है। परंतु जब यही वाक्य को जब हम कर्मवाच्य बनाते हैं तो क्रिया हमारी क्या होती है? कर्म के अनुसार प्रयोग होती है। अभी हमने क्या देखा कि यहाँ पर कर्ता में प्रथमा विभक्ति, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, रामः पुस्तकम पठति। ठीक है, राम के अनुसार क्रिया का प्रयोग हुआ है, राम के अनुसार क्रिया का प्रयोग हुआ है। अब यदि हम इसी वाक्य को क्या करेंगे? कर्मवाच्य बनाएंगे। तो इसमें आपको बता रहे थे कि कर्मवाच्य जब होता है तो कर्म में प्रथमा विभक्ति लगती है, लेकिन वहां पर कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब देखिए, पुस्तक स्त्रीलिंग है, पढ़ी जाती है स्त्रीलिंग है, तो क्रिया यहाँ पर किसके अनुसार आई है? कर्म के अनुसार आई। क्रिया यहाँ पर अब राम के अनुसार क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि राम तो पुल्लिंग एक वचन है, पढ़ी जाती है क्रिया स्त्रीलिंग है, तो पुस्तक स्त्रीलिंग है और कर्म है, तो वहां पर तो फिर क्या होता है? जब वाक्य कर्मवाच्य हो जाता है, क्रिया कर्म के अनुसार आ जाती है, तब कर्ता में तृतीय विभक्ति और कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। बार बार वो कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य जो आपको बता रहे हैं वो ये है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जैसे वैष्णवी चित्रम रचयति, तो यहाँ चित्र की रचना करना ही कर्ता का कर्म है, अतः चित्र में द्वितीय विभक्ति होगी। क्या हुआ यहाँ इस घर के मालिक? यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होता है, अतः आपको इन शब्दों को ध्यान में रखना है। नहीं देखना है, कथिष्यामि, नहीं देखना, तो प्रति के योग में पुत्रम थोड़ा विना आगे बढ़ा रही माता हूँ। हाँ, दुखिता इसको मैं आगे बढ़ा रही हूँ, जो इसको मैं बाद में अधिउपसर्ग पूर्वक जो ये भी कार्यवाची हो रही है। अब आप द्वितीय विभक्ति तक यानी होता है बालकः वृक्ष के योग में, ग्राम में द्वितीय विभक्ति प्रयोग में हुई है। नीचे है नगरम, गच्छति के योग में नगरम शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर फिर वो उपपद विभक्ति के रूप में आपको बता रहे हैं। एक तो होता है आपका डायरेक्ट विभक्ति और एक होती है उपपद विभक्ति। तो अभी आपको उपपद विभक्ति नहीं समझनी है, पहले डायरेक्ट वाली समझनी है। तो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का आपका हो गया है। प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक, जिसमें कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। यदि वाक्य कर्मवाच्य हो जाए तो उसमें हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। द्वितीय विभक्ति माने कर्ता के द्वारा कार्य किया जा रहा है और जो जिस पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ रहा है, जिस शब्द पर, उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे वो बार बार अभीष्ट शब्द बोल रहे थे ना, अभीष्ट होता है, अभीष्ट होता है। अभी यहाँ तो बहुत सारे लोगों ने लीव कर दिया है, सिर्फ 9 बच्चे दिख रहे हैं मुझे। साई राम, सायरा मैम, थैंक यू मैम। बाय मैम। ओके बाय। सायरा मैम, बाय साई राम। आप मुझे पहले ही बोल देते तो शायद मैं आपको कर देती पहले से ही। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। बाय मैम। बाय सायरा मैम, थैंक यू मैम। साई राम।